गुड मॉर्निंग। ये रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन सेशन जो चल रहा था वही आगे कंटिन्यू है। उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल बुक से। सो दैट द रिलेशन आर ऑन एन इनटू एन, मतलब एन क्रॉस है। एन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो दो नेचुरल नंबर है उसका क्रॉस किया गया है। आप लोगों को पढ़ाया गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे बाइनरी आप लोगों को डबल पढ़ाया गया, ट्रिपलेट पढ़ाया गया था। ये जैसे कि एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अगर ए क्रॉस बी हम लोग करते थे तो क्या होता था, अगर ए में आपके पास एलिमेंट है 1 और 2 और बी के पास एलिमेंट है 3 और 4, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है दोनों का एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई यहाँ पे दूसरे तरीके से होता है। यहाँ पे होगा 1 के साथ 3 का, 1 के साथ 4 का, तो इसी तरह से फिर 2 के साथ 3 का और 2 के साथ 4 का। ठीक है, तो ये तो रिकॉल हो गया पुराना बात। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे n क्रॉस n आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, उस पर रिलेशन डिफाइन है। कैसा रिलेशन डिफाइन है, ए बी में रिलेशन है सी डी के साथ। ए बी और सी डी का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि a प्लस बी जो है वो b प्लस सी के बराबर है। ध्यान रखने का बात, रिलेशन क्या है, रिलेशन है ए बी में सी डी के साथ। और ए बी और सी डी में कैसा रिलेशन है, a प्लस डी जो है वो b प्लस सी के बराबर है। a प्लस डी और b प्लस सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो a प्लस डी और b प्लस सी को ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। अब समझ में आ गया होगा कि ए बी और सी डी में जो रिलेशन बताया गया है वो क्या है, a माइनस बी जो होना चाहिए वो c माइनस डी के बराबर होना चाहिए। उसी को दूसरे भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसको प्रूव करना है इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद के साथ रिलेशन को चेक किया जाता है। अब ये रिफ्लेक्सिव में दो अलग अलग एलिमेंट्स का बात नहीं होता है, सिंगल एलिमेंट्स में जो रिलेशन आपका यहाँ पे गिवन है, ये जो रिलेशन गिवन है उसको चेक करना होता है। तो ये रिलेशन क्या है आपका, ये रिलेशन है a प्लस बी जो है वो b प्लस सी के बराबर है। तो रिफ्लेक्सिव में आप क्या करते हैं, इस सेम एलिमेंट में ये वाला रिलेशन चेक करके एक बार देखते हैं कि ये वहाँ पे वैलिड है कि नहीं। तो इसको चेक कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a के साथ b को ऐड किया गया है। a फर्स्ट एलिमेंट है और d सेकंड का लास्ट एलिमेंट है। तो आपको वही करना है, a के साथ आप यहाँ पे b को ऐड कीजिएगा। ध्यान रहे a के साथ b को क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे a के साथ d का एडिशन है। जो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट वो सेकंड सेट के लास्ट एलिमेंट के साथ उसका ऐड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे a के साथ d को और b के साथ c को ऐड किया। तो उसको हम बताया था आपको, यहाँ दूसरे शब्द में इसको कैसे लिखना था, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी के बराबर लिख सकते हैं। तो अब आप क्या समझे, a माइनस बी जो है वो क्या करना है, c माइनस डी के बराबर करना है। तो यहाँ तो सेम सेट के साथ ही रिलेशन आपको चेक करना है, कोई अलग अलग सेट तो है नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे थे वहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन जो होना चाहिए वो दूसरे सेट के दो नंबर के सब्ट्रैक्शन के बराबर आना चाहिए, ऐसा रिलेशन है। तो यहाँ पे तो सेम सेम है सेट ना, तो एलिमेंट भी सेम है। तो a माइनस बी जो है वो a माइनस बी के ही बराबर होना चाहिए, मतलब पहले खुद में रिलेशन होना चाहिए। अगर खुद में रिलेशन आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो ये चीज सेटिस्फाइड है, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी जो है वो हमेशा a माइनस बी के बराबर ही रिजल्ट देगा जो भी होगा। तो ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरा सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है, अगर ए बी और सी डी में कोई रिलेशन है तो वही सेम रिलेशन सी डी और ए बी में भी होना चाहिए। बताया क्या होगा, सिमेट्री बताया था आपको पहले भी, अगर ए और बी में कोई रिलेशन है तो सेम रिलेशन जो होना चाहिए वो बी और ए के बीच भी होना चाहिए, ऐसा बहुत बार बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी और सी डी में अगर कोई रिलेशन गिवन है तो सी डी और ए बी में अपोजिट उसका सी डी और ए बी में भी वही रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे AD प्लस BC ये रिलेशन गिवन है AB और CD के बीच का। AD प्लस BC जो है वो तो आपको यहाँ से मिल गया, वो इक्वेशन फर्स्ट है। तो आपको देखना है कि इसका उल्टा भी सही है या नहीं। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा BC प्लस AD भी बराबर आना चाहिए। तो जब AD प्लस BC हमको जितना रिजल्ट देगा उतना ही रिजल्ट हमारा BC और AD भी देगा, यानी कि ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ABCD में जो रिलेशन है वही रिलेशन BC और AD में भी है। यहाँ ध्यान देने का बात है, AB और CD में जो रिलेशन है, सॉरी BC बोल दी, AB और CD में जो रिलेशन है वही रिलेशन CD और AB में भी होना चाहिए, BC का बात नहीं है यहाँ।
ए बी और सी डी में जो रिलेशन है वही रिलेशन सी डी और ए बी में भी होना चाहिए। जैसे आप लोगों को बताया गया था, अगर 2 जो है वो 4 के साथ एक रिलेशन बना रहा है, कैसे रिलेशन बना रहा है कि 2 4 का फैक्टर है, तो 4 भी 2 का फैक्टर अगर हो गया तो बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ये रियल नंबर अगर रहेगा तो पॉसिबल होगा, नेचुरल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी पॉइंट नहीं होता है। जैसे 0.4 0.3 ये सब नेचुरल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है। तो 4 जब भी 2 को काटेगा तो 0.5 टाइम्स में काटेगा, तो रियल नंबर में आता है 0.5, नेचुरल नंबर में आता नहीं है। तो रियल नंबर के लिए 2 जो है वो 4 का फैक्टर है, 4 जो है वो 2 का भी फैक्टर है, तो दोनों में सेम सेम रिलेशन है, फैक्टर फैक्टर का रिलेशन है, 2 4 का फैक्टर और 4 2 का फैक्टर। उसी प्रकार ए बी और सी डी में जो रिलेशन है वही रिलेशन सी डी और ए बी में भी है। तो ये बात यहाँ से ये प्रूफ होता है कि R जो है वो सिमेट्रिक भी शो करता है। तो R जो है वो R नाम का जो रिलेशन है, जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है, ये वो रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी। अभी तक तो यही देखे हैं हम लोग। आगे देखना है ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में आप लोगों को बताया गया था कि एक तीसरा एलिमेंट का यहाँ पे एंट्री होता है। अगर ए बी और सी डी में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन सी डी और ई एफ में भी है। जैसे आप लोगों को बताया गया था कि कोई रियल नंबर का एक सेट लेते हैं आप, उसके लिए अगर 4 का फैक्टर है एंड 4 जो है वो 8 का फैक्टर है, मतलब 2 में और 4 में एक रिलेशन है, कैसी का फैक्टर का रिलेशन है कि 2 जो है वो 4 का फैक्टर है, और वही सेम रिलेशन 4 और 8 का भी है, मतलब 4 जो है वो 8 का फैक्टर है। ध्यान दीजिएगा, 2 जो है वो 4 का फैक्टर है, रिलेशन है फैक्टर का, और 4 जो है वो 8 का फैक्टर है, वहां भी वही रिलेशन है, फैक्टर का ही रिलेशन है। तो 2 जो है वो 8 का फैक्टर हो जाएगा। अगर ये बात वैलिड है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इसका नाम अगर ए दे दे, मतलब ए का कोई रिलेशन बी से है और वही सेम रिलेशन बी का सी से है, ए का रिलेशन बी से है और बी का वही रिलेशन सी से है, तो ए और सी में भी वही रिलेशन अगर मिल रहा है, जो रिलेशन ए बी और बी सी में है, तो बोलेंगे कि ए और सी में भी रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, जैसे ए अगर बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है तो ए सी का फ्रेंड हो सकता है, तो ये रिलेशन जो हुआ फ्रेंडशिप का वो ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। आगे देखते हैं इसी में। तो ए बी और सी डी में क्या रिलेशन था कि ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के बराबर है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के बराबर है। तो यहाँ पे सी डी और ई एफ में क्या रिलेशन होगा, सी डी और ई एफ में रिलेशन होगा कि सी प्लस एफ जो होगा वो ई प्लस डी के बराबर होगा। क्यों होगा, यहाँ पे ए बी और सी डी है, तो यहाँ किसको ऐड किया है, ए फर्स्ट यहाँ पे ए है और सबसे लास्ट जो है वो डी है, तो सबसे फर्स्ट को सबसे लास्ट में ऐड किया है, वहाँ पे रिलेशन जो आपको गिवन है। तो ए को डी से ऐड किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी को एफ से ऐड करेंगे, सी को एफ से ऐड किए हैं। उसके बाद बी को सी से ऐड किया गया है, वहाँ जो रिलेशन गिवन है यहाँ भी लिखा हुआ है कि बी को सी से ऐड किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी को ई से ऐड करेंगे। ठीक है, तो ए डी और बी सी जो है वो बराबर बराबर है, तो सी एफ और ई डी जो होना चाहिए वो भी बराबर होना चाहिए। और हम लोग क्या किए हैं, दो इक्वेशन को ऐड किए हैं। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा जरा, सी से ये वाला सी कैंसिल हो जाएगा, डी से ये वाला डी कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचेगा उसको ऐड कर लेंगे। तो जो बच रहा है, क्या बच रहा है, ए और एफ बच रहा है, और राइट हैंड साइड में बच रहा है बी और ई बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस एफ जो है वो बी प्लस ई के बराबर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक वे में अरेंज कर रहे हैं। ए प्लस एफ का मतलब यहाँ पे बी को इधर लेके आएंगे, एफ को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी जो होगा वो ई माइनस एफ के बराबर होगा। तो ए माइनस बी जब ई माइनस एफ के बराबर हो गया तो रिलेशन हमारा कैसा बन गया, ये वाला यहाँ पे बताया गया था, ए बी और सी डी। इसी को तोड़ के ऐसा लिखा हुआ है, ए माइनस बी और सी माइनस डी, और फिर इसी को कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखा हुआ है, माइनस बी को इधर ले गया और माइनस डी को इधर ले आया, तो ये बन गया ए प्लस डी और ये बन गया सी प्लस डी। तो ये आपको पता चला कि ये कैसे आया है, ये आया है इसी चीज से, इसी चीज को घुमा फिरा के ऐसा बनाया गया है। तो जब हम लोग को मिल गया वहां पे ए माइनस बी जो है वो ई माइनस एफ के बराबर है, जैसा यहाँ पे मिला था ए माइनस बी जो है वो सी माइनस डी के बराबर है, तो यहाँ से बन गया ये ए बी में ही ये रिलेशन है ए माइनस बी का, और यहाँ आ गया सी डी में रिलेशन है सी माइनस डी का। बाद में माइनस को इधर लेके प्लस बना दिया गया है और इसको इस तरह से लिख दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे बोलेंगे कि ए और बी में जो रिलेशन है ई और एफ के साथ, कैसा रिलेशन है,
ए माइनस बी जो है वो बी माइनस एफ के बराबर है, या दूसरे भाषा में इसको बोले तो ए प्लस एफ जो है वो बी प्लस ई के बराबर है। तो ए बी और सी डी में जो रिलेशन था वही रिलेशन सी डी और ई एफ के साथ भी है, और वही रिलेशन ए बी और ई एफ के साथ भी है। तो ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि आर जो था वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, आर जो था वो सिमेट्रिक भी हो गया, और आर जो था वो ट्रांजिटिव भी हो गया। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले डायरेक्ट इसको नहीं देखिएगा, इसको बनाने से पहले आप लोगों के पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का अच्छा खासा नॉलेज हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक 4-5 सेशन हो चुका है। 4-5 सेशन में इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम जानबूझ करके वो बेसिक चीज़ आप लोगों को बता रहे थे। पहले भी ये बताया जा सकता था, पर इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो पहले वाले से थोड़ा टफ है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, उसको पहले अच्छे से अंडरस्टैंडिंग में लेके आ जाइएगा। जो क्वेश्चन बताया गया है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर जा करके इस क्वेश्चन पे आइएगा, क्योंकि ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का चीज़ है। बहुत टफ नहीं है, पर जो बेसिक बताया गया उससे थोड़ा अप लेवल का चीज़ है। तो इसको पढ़ने से पहले जो हिंट दिया गया है आप लोगों को उस पर काम करिएगा, नहीं तो डायरेक्ट इसको जाइएगा तो समझने में मुश्किल हो सकता है, 4-5 बार देखना पड़ जाएगा। तो घबराना नहीं है, इसको समझ के रखना है। आगे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 11th क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स है, बच्चों को थोड़ा परेशानी हो गया था। कोई कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, सेट और सबसेट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है आपका, लेट x बी ए नॉन यूनिटी सेट एंड S बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। मतलब x जो है वो क्या है, एक नॉन यूनिटी सेट है। फॉर एग्जांपल x जो है वो कभी खाली नहीं हो सकता है, मतलब x को आप कभी खाली नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कभी खाली नहीं रह सकता है। तो x को सही बनाने के लिए आप इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट को डालिएगा जरूर, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी सेट नाम से ही पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, S बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। तो S क्या है, x का जो भी पॉसिबल सबसेट है उसका कलेक्शन है S नाम के सेट। तो इससे पहले आप लोगों को थोड़ा बताना पड़ेगा कि सेट और सबसेट होता क्या है। तो x अगर आपका सेट है, आप लोगों को पहले ही बताया गया होगा कि सबसेट किसी भी चीज का आप लोग बनाते कैसे हैं। तो S में क्या पॉसिबल एलिमेंट होना चाहिए, जरा 11th क्लास का चीज को रिकॉल करवाया जा रहा है। तो जो पॉसिबल सबसेट होगा वो क्या होगा, फाई तो सबसे पहले हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरा 1 जो है वो इसका सबसेट है। 2 जो है वो भी इसका सबसेट है, सबसेट बताया जाएगा क्या है। फिर 3 जो है वो भी सबसेट है, 1 और 2, ठीक है। 1 और 3 रिपीटेशन अलाउ नहीं है इसमें, 1 और 1 नहीं कर सकते। उसके बाद 2 और 3 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट होता है 1 2 3। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसेट क्या होता है, सबसेट वो होता है जो किसी एक सेट का छोटा छोटा पार्ट होता है। मतलब ये जो भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं वो इसका पार्ट होना चाहिए, ठीक है। फाई जो होता है वो हर एक सेट का एक पार्ट होता है। यहाँ पे फाई लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, लेकिन फाई जो है इसमें है, अंडरस्टूड है, ये बात आप लोगों को बताया गया होगा। उसके बाद 1 जो है इसका सेट है, सेट का पार्ट। 2 जो है वो भी इसका पार्ट है। यहाँ पे 3 जो देख रहे हैं वो भी x का पार्ट है। 1 और 2 जो है वो भी इसका पार्ट है। 1 और 3 जो है वो भी इसका पार्ट है। 2 और 3 है वो भी इसका पार्ट है। अच्छा, 3 और 2 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 और 3 आप कर चुके हैं। 1 2 3 जो है बिल्कुल इसके जैसा है। तो सबसेट का डेफिनेशन ही है कि जो सेट का पार्ट होता है उसको आप सबसेट बोलते हैं। तो आगे इस क्वेश्चन को देखना है, S be the collection of all subset of X, let R be a relation in S। तो S पे एक रिलेशन बनाया गया है, S पे एक रिलेशन बताया गया है। तो रिलेशन कैसा है कि अगर कोई 2 सेट है तो एक सेट जो होगा वो दूसरे सेट का सबसेट होगा, ठीक है। एक सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट है। मतलब क्या है, सबसे पहला बात ध्यान देना क्या है कि S जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट है, ठीक है। मतलब X अगर एक सेट है तो S क्या है, उसका सारे सबसेट का कलेक्शन है। एक बात और बता दिया जाए आपको, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 2 है किसी सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है किसी सेट में, तो इसका सबसेट क्या होगा, 3 का आप देख रहे हैं कि 8 होगा। ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये पॉसिबल होता है 2 का पावर 3। मतलब जितना नंबर ऑफ आपके पास एलिमेंट है आप 2 का पावर उतना इस पे रेज कर देते हैं। अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है
तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल सबसेट होगा इसका, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट वो होगा 2 का पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 2 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 था। 5 जो होता है वो हर एक सेट का एक टुकड़ा होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये होता भी है नहीं भी होता है, ठीक है। हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। तो आगे क्या है, 3 अगर सेट होता तो कितना होगा, 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा। 3 सेट में 3 एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो इसका जो सबसेट है वो कितना है, 8 है। काउंट करके देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट 8 हो गया। और सबसेट लिखने का तरीका क्या है, ये तो जो ब्रैकेट आप देते हैं वो सेट के लिए देते हैं, और सेट के अंदर एक और सेट है, छोटा छोटा सेट है जो सेट का पार्ट है, उसको भी आप मिडिल ब्रैकेट में रखते हैं और लास्ट में 2 ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये आपका वे है, सही वे लिखने का यही है। रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, इसमें 2 बार आप 1 और 1 नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ लिमिटेशंस है सबसेट को लिखने के टाइम पे। एग्जाम में जब लिखिएगा तो तरीके से लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। दूसरा क्या, आप आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे आपको इसमें करना है, रिलेशन बताना है कि जो रिलेशन इवन वो रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा देख लेते हैं। 2 बात आपको जानना जरूरी है, एक सबसेट और एक प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, सॉरी। अच्छा, सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सबसेट ये होता है और प्रॉपर सबसेट ये होता है। तो यहाँ पे साइन जब देखिएगा, कैसे इसका साइन है, प्रॉपर सबसेट का साइन है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या हुआ अंदर, ये जो बताता है कि एक सेट जो किसी दूसरे सेट का छोटा पार्ट है, और ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है। आप लोग ऐसा भी पढ़े हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब लेस देन भी इक्वल टू भी है, ग्रेटर भी इक्वल टू भी है। जैसे कि यहाँ पर अगर लिख दिया जाए 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 तो भी सही है। अच्छा, यहाँ पे 4 पर लिख करके 5 लिख दिया जाए तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन एक साथ है, लेस देन भी है, ग्रेटर सॉरी इक्वल टू भी है। सिमिलरली यहाँ पे अगर लिखा रहे तो भी सही है, और ऐसा कुछ लिखा रहे तो भी सही है, क्योंकि अगर ग्रेटर नहीं तो इक्वल टू तो है ना, ठीक है। तो ये तो वही इक्वल टू है। तो सबसेट क्या होता है जब देख लीजिएगा, अगर आपके पास लिखा है कि A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, एक तो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है और ये सबसेट प्रॉपर सबसेट भी है, तो इसका दोनों का एक साथ मतलब क्या होगा, आप लोगों को बताया गया था। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया हुआ है। A जो है वो B का सबसेट है, ठीक है, मतलब A में जितना एलिमेंट होगा वो सारा B में हो सकता है ना, लेकिन B में ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब अगर A में 1 2 3 यहाँ पे है और B में 1 2 3 और 4 है, इसका मतलब हुआ कि A में जितना एलिमेंट है सारा B में तो है, लेकिन B में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है 1 2 और 3 और ये रहे 1 2 और 3, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये सबसेट भी है और इक्वल टू भी है। अभी क्या है, ये इक्वल है, जैसे आप लोग यहाँ बताया गया था 5 जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 4 है, भी सही है, और स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, वो भी सही है। स्मॉलर नहीं है तो इक्वल टू है, दोनों साइन यहाँ पे गिवन है। प्रॉपर सबसेट नहीं है तो क्या हो गया, इक्वल टू तो है, प्रॉपर सबसेट भी इक्वल टू भी है, मतलब ये बराबर बराबर भी रहेगा तो भी सबसेट हो सकता है इसमें कम एलिमेंट है तो भी सबसेट हो सकता है इसका। लेकिन आप अगर आपके पास यहाँ पे रहे 1 2 3 और ये साइन लगा दीजिए, यहाँ पे 1 और 2 लिख दीजिए, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सबसेट है। जैसे टॉपिक का सब टॉपिक होता है, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होता है, मेन टॉपिक हुआ उसका छोटा सा पार्ट होता है वो सब टॉपिक होता है, उसी तरह से ये एक सेट है और ये इसका सबसेट है। तो सबसेट जो होगा वो कभी मेन सेट से बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या है, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसेट में है और जो मेन सेट है उसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसेट का मतलब ही होता है कि उसके अंदर का जो पॉसिबल एलिमेंट है वो होना चाहिए। जो मेन एलिमेंट होता है उसमें कुछ एलिमेंट ज्यादा, जो मेन सेट होता है उसमें कुछ एलिमेंट ज्यादा भी हो सकता है, पर जो सबसेट है वो मेन सेट का एक पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस साइन को अगर आप पलट दीजिए तो बात ये सही हो जाएगा, मेन सेट ये है और सबसेट ये है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो साइन अभी आप लोगों को पढ़ना है, इसका मतलब है कि बस सबसेट है, उसका पार्ट है,
इक्वल टू नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये साइन गलती से आ गया, सॉरी। अगर ए के जगह पे आपका रहे 1 2 और 3 और यहाँ पर है 1 2 3 और 4, तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर सबसेट है, ये सबसेट नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सही तो है ये भी और सही है ये भी, लेकिन इसमें और इसमें कुछ फर्क है। फर्क है क्या कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है और 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, इसलिए ये बात सही है, ठीक है। लेकिन एक चीज और हो सकता है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 तो सही है, लेकिन 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होगा, 6 होगा, ठीक है। वहां पे आपको ध्यान देना है 1 2 3 जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर सबसेट है, इक्वल टू नहीं हो सकता, ये साइन वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें कुछ एलिमेंट है जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा 11वीं क्लास का चीज था, आप लोग जरा देख लीजिएगा, खुद से थोड़ा मेहनत करिएगा। आगे जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। अभी इसमें क्या है, इसमें क्या है, वो सारा पॉसिबल सबसेट है किसका, एक्स का। तो बहुत सारा सेट बन गया, ए बी सी डी ऐसा बहुत बन सकता है। अब उस सेट का रिलेशन क्या है कि ए और बी में कुछ रिलेशन दिया है कि ए जो होना चाहिए वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव शो करेगा, सिमेट्रिक शो करेगा और ट्रांजिटिव शो करेगा तो इक्विवेलेंस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए खुद में रिलेशन देखना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे ये चेक करना होगा ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए ए जो है वो सबसेट हो सकता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ए में अगर एलिमेंट 1 2 और 3 है तो यहाँ भी ये है, तो यहाँ भी एलिमेंट 1 2 और 3 नहीं होगा, तो ये क्या है, बराबर बराबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर सेट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से आप 3 हटा दीजिएगा तो ये प्रॉपर सेट हो सकता है, क्योंकि मेन सेट से क्या है, इसमें कुछ एलिमेंट्स कम है, जो अभी आप लोगों को बताया गया था। डिफरेंस है ये सबसेट का और प्रॉपर सबसेट का, इसको समझ जाएगा, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ये कभी भी आपका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, दो एलिमेंट एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट कभी नहीं हो सकता है अगर एलिमेंट सेम हो तो। लेकिन ये क्या है, प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर सबसेट होता तो हो जाता पॉसिबल, जैसे 5 जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 4 रहे तो भी पॉसिबल है, और सॉरी लेस देन इक्वल टू 6 रहे तो भी पॉसिबल है, और 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा तो भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए कि 5 इज लेस देन 5, ये गलत हो जाएगा ना, 5 कभी भी 5 से लेस देन नहीं हो सकता है। वही चीज आप लोगों को यहाँ पे पहले दिया हुआ था कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मतलब ए जो है वो ए से छोटा होना चाहिए, कभी भी पॉसिबल बात है ही नहीं। तो ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप लोगों को ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस आगे एक लाइन लिखना है कि ए जो है वो ए का कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, देयरफॉर ये रिलेशन जो है नॉन रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर इच्छा हो तो बीच में एक लाइन लिख दीजिएगा कि कोई भी दो एलिमेंट अगर एलिमेंट सेम है तो वो एक दूसरे का कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया, अब आप लोगों को देखना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो पाया, सिमेट्री क्या होता है, ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी भी ए का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्री का कंडीशन ही यही है कि जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। ये बात आप लोगों को बहुत बार बता चुका गया है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ए अगर बी का यहाँ पे प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है तो बी भी ए का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल क्या दे दिया जाए इसका, ए में अगर 1 और 2 लिखा हुआ है तो ये तो 1 2 और 3 बी में है, तो ठीक है ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ए में कुछ एलिमेंट बी से कम है, तो यहाँ पे ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट हो सकता है। पर यही रिलेशन आप बनाइएगा, बी जो होना चाहिए वो ए का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बी में आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, ये चीज रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बी जो है वो मेन सेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। ए है वो प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए में कुछ एलिमेंट कम है बी से, तो क्या है ए जो है वो प्रॉपर सबसेट हो सकता है बी का,
और बी जो है वो कभी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, यहाँ पे रिलेशन हुआ ही नहीं। ए का बी से तो रिलेशन है पर बी का ए से सेम रिलेशन वैलिड नहीं हो पा रहा है, तो ये रिलेशन सिमेट्री नहीं हो पाएगा। इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना है कि ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन बी का ए से नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जो रिलेशन ए से बी में रिलेशन वैलिड है बट बी टू ए सेम रिलेशन इज नॉट वैलिड, ऐसा भी लिख सकते हैं। और आगे आपको लिखना है जब ये वैलिड ही नहीं है तो सिमेट्री ही नहीं होगा, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्री। आर क्या है, जो रिलेशन यहाँ गिवन है, इसी रिलेशन को चेक कर रहे हैं ना, सिमेट्री है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, लेट थ्री सेट नहीं बोलिए, सबसेट बोल दीजिए, ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी और सी तीन हम लोग सबसेट पे रिलेशन चेक कर रहे हैं, तो वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए यहाँ पे एस जो वो कलेक्शन ऑफ सब टोटल सबसेट है जो एक्स पे बन रहा है, यहाँ पे बस 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही है, 2 से एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा कोई हम लोग मान लिए खुद से एज्यूम कर लिए सी। आगे इसको देखना है तो ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है। ट्रांजिटिव का कंडीशन बताया गया था, ए का अगर कोई रिलेशन बी से है एंड बी का वही रिलेशन सी से है तो ए का सी से वो रिलेशन वैलिड होना चाहिए। अगर हो गया तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ए जो है वो कितना है, 1 और 2 है, बी जो है वो कितना है, 1 2 और 3 है, सी जो है वो कितना है, 1 2 3 और 4 है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ए में कुछ एलिमेंट है जो कुछ एलिमेंट नहीं है जो बी में है, मतलब बी जो है वो मेन सेट है और ए जो है वो उसका छोटा सा पार्ट है। तो ए जो हो गया वो प्रॉपर सबसेट बी का हो गया, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। वही सेम कंडीशन बी और सी के साथ भी है कि बी में 3 एलिमेंट है और सी में 4 एलिमेंट है, तो मेन सेट जो हो गया वो सी हो गया और बी जो हो गया उसका पार्ट हो गया। तो बी जो हो गया वो प्रॉपर सबसेट ऑफ सी हो गया, ठीक है। ए अगर प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है और बी अगर प्रॉपर सबसेट ऑफ सी है तो आप देख रहे हैं ये रिलेशन यहाँ वैलिड है। ए जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ सी हो सकता है क्योंकि ए में क्या है, 1 और 2 है और सी में क्या है, 1 2 3 और 4 है। मतलब ए का सारा एलिमेंट सी में है और सी में कुछ एक्स्ट्रा भी है, मतलब सी जो हो गया वो बड़ा सेट है, मेन सेट है और ए जो है उसका छोटा सा पार्ट है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है, बी अगर सी का प्रॉपर सबसेट है, तो ए भी सी का प्रॉपर सबसेट हो सकता है। इसका सिंपल एग्जांपल क्या होगा समझाने के लिए, मान लीजिए कि 5 अगर 6 से छोटा है एंड 6 अगर 7 से छोटा है तो रियल बात है 5 भी 7 से छोटा ही होगा। वही सेम चीज है, ए अगर बी का पार्ट है छोटा सा और बी अगर सी का छोटा सा पार्ट है तो ए जो होगा वो सी का भी छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, लिखना है देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए और बी में रिलेशन था, बी और सी में वही रिलेशन था, तो ए और सी में भी वैलिड हो गया। यहाँ देखिए ए और बी में जो रिलेशन था वही रिलेशन बी और सी में है, तो ए और सी में भी वैलिड हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका सॉल्व। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि ए क्या है, ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। अच्छा प्लेन का मतलब क्या होगा, प्लेन बोर्ड भी हो सकता है, आपका कॉपी का पेज भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका पेज है तो ए सेट है, कैसा सेट है, उस पेज पे जो भी ट्रायंगल बनाया हुआ है उसका सेट है सारा। ये ट्रायंगल ए हो गया, ये ट्रायंगल बी हो गया, ये ट्रायंगल सी है, ये ट्रायंगल बी है। अब आप क्या कर रहे हैं, ए में सारे ट्रायंगल का नाम डाल रहे हैं, ए बी सी और डी। तो ये क्या हो गया, ए जो हो गया वो एक सेट हो गया सारा। कैसा सेट है, एक प्लेन पे जो भी ट्रायंगल बनाया हुआ है उसका सारा कलेक्शन ऑफ यहाँ पे एलिमेंट्स है, उसको सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ए सेट है, बिल्कुल इसी टाइप का एक सेट है। अब इसमें देखिए इसमें क्या करना है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। एंड लेट आर बी ए रिलेशन, तो आर एक रिलेशन है। आर कैसे, कि दो ट्रायंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक
कॉपी पे जो ट्राइंगल बनाया हुआ है तो उसमें से एक रिलेशन आपको दिया हुआ है कि उसमें का जो दो ट्राइंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आपको शो करना है कि सारा रिलेशन वैलिड है कि नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं, एक इक्विवेलेंस प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इस रिलेशन को चेक करना है। ठीक है, तो रिलेशन कैसा है कि दो ट्राइंगल जो होगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सबसे पहले आपस में रिलेशन चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल 1 जो होगा वो ट्राइंगल 1 का कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 1 इसलिए ये है क्योंकि रिफ्लेक्सिव जो होता है वो खुद में पहले रिलेशन चेक करता है आपस में ही, यानी कि ट्राइंगल 1 जो होगा वो ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो रियल बात है, दो ट्राइंगल आपस में मतलब एक दूसरे से, अगर दो ट्राइंगल सेम है तो सेम का मतलब हो गया एक जैसा दो ऑब्जेक्ट। एक जैसा दो ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपस में बराबर होता ही नहीं, तो ये सही हो जाएगा। देयरफॉर आप लिखिएगा देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ज्यादा इसमें कुछ लैंग्वेज नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि 4-5 लाइन एक्स्ट्रा लिख करके इसको बढ़ा दिया जाए, बस ये हो गया, इसका प्रूफ हो गया रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद सिमेट्री। सिमेट्री चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर ट्राइंगल 1 जो है वो ट्राइंगल 2 का कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल 2 भी ट्राइंगल 1 का कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। रियल बात है, अगर दो ट्राइंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अगर ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल 2 का तो ट्राइंगल 2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल 1 का। अगर एक ट्राइंगल दूसरे के बराबर है तो दूसरा भी पहले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिएगा देयरफॉर इसमें और इसमें जो रिलेशन था वही रिलेशन इसका और इसका भी है। तो एग्जांपल क्या था, आप लोगों को बताया गया था, अगर ए जो है वो बी के साथ कोई रिलेशन बना रहा है एंड बी भी ए के साथ सेम रिलेशन बना रहा है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल 1 का रिलेशन ट्राइंगल 2 से जो है वही रिलेशन ट्राइंगल 2 का ट्राइंगल 1 से भी है। तो ट्राइंगल 1 का जो रिलेशन ट्राइंगल 2 से है वही रिलेशन ट्राइंगल 2 का ट्राइंगल 1 से भी है। सॉरी, रिलेशन का यहाँ आर से डिनोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो हुआ वो सिमेट्री हो गया। देयरफॉर आर इज सिमेट्री। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखना है। ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। लेट थ्री ट्राइंगल ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 3। अच्छा, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 के जगह कोई आदमी नाम नहीं लिख सकते हैं, जैसे ट्राइंगल 1 को ए मान लिया, ट्राइंगल बी को 2 मान लिया, तो वहां पे ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 में लिख करके ए बी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव लिए क्या था कि ट्राइंगल 1 का जो रिलेशन ट्राइंगल 2 से है एंड ट्राइंगल 2 का जो रिलेशन ट्राइंगल 3 से है। जो रिलेशन कहने का मतलब, अगर ट्राइंगल 1 कोई रिलेशन ट्राइंगल 2 से बनाता है और वही रिलेशन ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 से बनाता है तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में भी सेम रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ट्राइंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल 2 का, मतलब ट्राइंगल 1 जो है वो ट्राइंगल 2 के बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट, और ट्राइंगल 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल 3 का, यानी ट्राइंगल 2 जो है वो ट्राइंगल 3 के बराबर है, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलता है कि ट्राइंगल 1 जो होगा वो ट्राइंगल 3 के बराबर भी होगा, यानी कि ट्राइंगल 1 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल 3 का। तो क्या देख रहे हैं, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 में जो रिलेशन था कॉन्ग्रुएंसी का, और ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3 में भी वही रिलेशन था कॉन्ग्रुएंसी का, तो ट्राइंगल 1 भी ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि इनमें जो रिलेशन है और इनमें जो रिलेशन है वो रिलेशन इसमें भी वैलिड हो गया। तो ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। बस आपको एक लाइन नीचे लिखना है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। हो गया, आपका सॉल्व हो गया, इसमें कुछ और नहीं करना है। रिफ्लेक्सिव में अगर छोटा लग रहा हो तो इसको लिख के बड़ा मत कर दीजिएगा खुद से, कुछ भी एग्जाम्पल देकर के, ऐसा नहीं होता है, जो है वो भी इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिखाना है कि जैसे पहले क्वेश्चन में दिखाया गया कि ए एक प्लेन है, उस पर सारा ट्राइंगल बना हुआ है। यहाँ पे क्या है कि ए जो एक प्लेन है उस पर लाइंस खींचा हुआ है। जैसे ये कोई प्लेन है
एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया जो आप लोग पढ़ते हैं एक्स और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस है। एक जो आपका पेज होता है कॉपी का या दीवार का जो सरफेस है वो 2 डायमेंशनल है, तो एक्स वाई क्या है 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल एक सरफेस है, उस पर सारा लाइन बना हुआ है, ऐसा ऐसा कोई लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। ये लाइन का नाम L1 है, इसका नाम L2 है, इसका नाम L3 है, इसका नाम L4 है। तो ए जो है इसका सेट है, ए में इसका सारे का नाम डाला हुआ है L1 L2 L3 L4। ऐसा एक सेट बनाया हुआ है, एक प्लेन पे जितना भी लाइंस खींचा हुआ उसका एक सेट बना करके ए नाम का नाम उसका सेट का डाल दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए इसमें करना क्या है। तो आर एक रिलेशन है उस सेट पे, सेट का नाम ए है, उस ए सेट पे एक रिलेशन बनाया गया है आर। रिलेशन जो है वो सेट के एलिमेंट्स में होता है। अगर ए में कुछ लाइंस है तो लाइंस के बीच में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन यहाँ दिया हुआ है। रिलेशन कैसा है कि 2 लाइन जो होगा वो आपस में पैरेलल होना चाहिए, मतलब जो लाइंस वहाँ बनाया हुआ है, अगर आपको बताया गया है कि L1 और L2 जो है अगर आपस में पैरेलल है तो इस रिलेशन को देखते हुए आपको ये शो करना है कोई इक्विवेलेंस हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव शो करना है। रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, L1 जो होगा वो L1 का पैरेलल तो होगा, कोई भी लाइन जो है वो अपने आप का पैरेलल तो होता ही है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि L1 का रिलेशन तो L1 से है, लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। L1 का रिलेशन L1 से है, तो ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। Therefore R is रिफ्लेक्सिव। क्यों हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बताता है खुद में अगर यही रिलेशन बना रहा है जो रिलेशन यहाँ गिवन है आपस में, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आपस में तो बना ही रहा है, L1 के साथ ही ना बना रहा है, कैसा बना रहा है रिलेशन, जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, L1 का अगर कोई रिलेशन L2 से है तो वही रिलेशन L2 का L1 से भी होना चाहिए। देख लेते हैं, L1 अगर पैरेलल है L2 का, अगर L1 पैरेलल है L2 का तो L2 भी पैरेलल होगा L1 का। दो लाइन अगर एक दूसरे का पैरेलल है, अगर A नाम का लाइन है B नाम का लाइन से पैरेलल है तो B भी A का पैरेलल होगा। अगर ये A है और ये B है, अगर A B से पैरेलल है तो B भी तो A से पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, L1 और L2 में जो रिलेशन है वही रिलेशन L2 और L1 में भी है, तो देयरफॉर R is symmetric। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बता रहा है, लेट 3 लाइंस L1 L2 एंड L3, इसमें क्या दिखाना है, L1 का अगर कोई रिलेशन L2 से है एंड वही रिलेशन L2 का L3 से है तो L1 एंड L3 में भी वही रिलेशन पॉसिबल होना चाहिए, तब जाके ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो पाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, L1 अगर पैरेलल है L2 का, ठीक है, फर्स्ट। L2 अगर पैरेलल है L3 का, सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है कि L1 जो होगा वो भी पैरेलल होगा L3 का। अगर ये लाइन, ये वाला लाइन L2 का पैरेलल है और L2 L3 का पैरेलल है, जैसे ये नाम अगर L1 दे दिए, ये नाम अगर L2 दे दिए और ये नाम अगर L3 दे दिए, L1 अगर L2 का पैरेलल है और L2 जब वो L3 का पैरेलल है तो L1 भी तो पैरेलल है L3 का, ठीक है। तो उस हिसाब से नीचे आपको लिखना है कि देयरफॉर R is ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गया, L1 का जो रिलेशन L2 से है और L2 का जो रिलेशन L3 से है वही रिलेशन L1 का L3 से वैलिड हो गया। तो बस नीचे लिखिएगा R is ट्रांजिटिव। अब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री या ट्रांजिटिव भी है तो वो रिलेशन अपने आप इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो गया। ये जो है वो एक सेट है ऐसा जिसमें रिलेशन R जो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है।